अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की खुशी में मैंने ढेर सारा ग्रोसरी सामान खरीदा था ताकि अपने दोस्तों को घर बुला सकूं। लेकिन जैसे ही मैं एलिवेटर में घुसा, अंदर एक नोटिस लगा हुआ देखा। हाउस मील नोटिस। घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कुकिंग ऑयल की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती और बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। इसलिए प्यारे पड़ोसियों, प्लीज एक मील बना दीजिए। पहले मुझे लगा ये कोई मजाक है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे बंद होने वाले थे, एक औरत चिल्लाई, रुको रुको। वो किसी तरह एलिवेटर में घुस गई और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया हो। उसका बड़ा सा प्रेग्नेंट बेली देखकर मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। आजकल के यंग लोग, वो बड़बड़ाई। जैसे ही वो मुझे डांटने वाली थी, उसकी नजर मेरे ग्रोसरी बैग्स पर पड़ी। वाह, आज तो अच्छा डिनर है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरे बैग से ग्रूपर फिश निकाल ली। ये ग्रूपर काफी अच्छी है, याद रखना, इसे स्टीम करना, फ्राई मत करना। और मुझे कुकिंग वाइन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पूरी तरह शॉक हो गया। तब मुझे समझ आया कि ये उस आदमी की बीवी थी जो फ्री में खाना खाने की उम्मीद लगा रहा था। घर पहुंचकर मैं अपने दोस्तों को ये अजीब वाकया बताने के लिए फोन निकाल ही रहा था कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। मैसेज था, फिश के सारे कांटे निकाल देना, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं। भिखारी तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन इतनी डिमांड्स वाला भिखारी पहली बार देखा था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, सोचा थोड़ा कोल्ड शोल्डर मिलेगा तो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। 603, दरवाजा खोलो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक गंजा आदमी सर झुकाए सीधा मेरे घर में घुस गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सीधा किचन में पहुंच गया। मेरे घर में घुस कौन रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, मैंने पूछा। उसने मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मेरा फ्रिज खोल दिया। नॉट बैड नॉट बैड, मीट भी है और फिश भी है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुमने इतनी घटिया फिश खरीदी है, सिर्फ ग्रुपर ही फ्रेश थी। अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझे पसंद नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ये कौन है। ग्रुपर? अरे टॉयलेट पेपर भी नहीं दूंगा तुम्हें। वैसे फ्रेश और गर्म है, ट्राई करोगे? वो बोला। वो तो गधों को खिलाने लायक है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं हंसी और गुस्से के बीच अटक गया। इस आदमी को सच में लग रहा था कि ये कोई खास शख्सियत है। घर में जबरदस्ती घुसना, ट्रेस पासिंग, मैं पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने उससे और बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे खींचकर दरवाजे की तरफ ले गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बुढ़ा छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सालों से जिम करता आ रहा था। ऐसे फूले हुए मिडिल एज्ड आदमी को संभालना मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने उसे सीधा बाहर फेंक दिया। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं आसान शिकार नहीं हूं। वो उठकर मुझे गुस्से से घूरने लगा और फिर चुपचाप निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने सब्जियां साफ करनी शुरू कर दी। शाम को फिर डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो मैं हैरान रह गया। आंटी, किसको ढूंढ रही हैं? दरवाजे पर एक घुंघराले बालों वाली बुजुर्ग औरत खड़ी थी, हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए। जैसे ही मैंने बात की, उसने भौएं सिकोड़ ली और मेरे घर के अंदर झांकने लगी। अभी तक खाना नहीं बना, मैं तो वेट कर रही हूं। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें टाइम दिख नहीं रहा? एलिवेटर वाला नोटिस नहीं पढ़ा था क्या? 5 बज गए हैं और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। मेरी स्क्वायर डांसिंग लेट हो रही है, क्या तुम उसका नुकसान भरोगे? ये सुनते ही मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उम्र के हिसाब से आंटी के हाथ पैर काफी मजबूत थे। मुझे तो अपने डोर फ्रेम पर तरस आ गया। सिर्फ एक दोपहर में उसने बहुत जुल्म झेल लिया था। खुशकिस्मती से आंटी में इतनी भी स्टैमिना नहीं थी। लगभग 40 मिनट तक दरवाजा पीटती और गालियां देती रही, फिर चली गई। इस 3 लोगों की फैमिली ने मुझे एक जबरदस्त सबक सिखा दिया। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि असल जिंदगी में बहुत से लोग मेंटली ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी मैनेज कर लेते हैं और नॉर्मल लगते हैं। ये फैमिली उसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। जब मेरे दोस्त डिनर के लिए आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और इस अजीब फैमिली की शिकायत करने लगा। भीख मांगते हैं और ऊपर से रूल्स भी बनाते हैं। मेरे सारे दोस्त हंसने लगे। डोरबेल काफी देर से बज रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज तीसरी बार मेरे दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाया जा रहा था। मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोक दिया। उनका कहना था कि वो खुद देखना चाहते हैं कि ये अजीब कपल और वो खतरनाक बुढ़िया आखिर हैं कौन। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक वही फैमिली फिर से सामने खड़ी थी। इस बार पूरी 3 लोगों की फैमिली। प्रेग्नेंट औरत अपना बड़ा सा पेट संभालते हुए सीधा घर के अंदर घुसने लगी। उसके हाथ में बोल्स और चॉपस्टिक्स थे, जैसे किसी दावत में शामिल होने आई हो। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुम लोगों को क्या चाहिए? नाटक मत करो, खाने का टाइम हो गया है। ऑब्वियसली हम खाना खाने आए हैं। और हाँ, फिश वैसे ही बनाई ना जैसे मैंने कहा था। मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूं, अगर कुछ ऑयली खाकर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो, तब भी उसका मुआवजा नहीं दे पाओगे। मेरे दोस्त ये सब सुनकर सन्न रह गए। ये किस तरह के नमूने थे? लोग कहते हैं बड़े शहरों में अजीब लोग बहुत मिलते हैं। आज तो एक साथ 3 मिल गए थे। नहीं, 3 और आधा, क्योंकि वो टेडी बेयर भी था। मेरे दोस्तों ने जब उसका मजाक उड़ाया तो प्रेग्नेंट औरत का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये खाना खाने को? ये सब हमारे फैमिली के लिए बनाया गया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। अब मेरी भी हद हो चुकी थी। मैंने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। मेरा एक दोस्त, जो हम सब में सबसे ज्यादा जुबानी लड़ाई में तेज था, उस प्रेग्नेंट औरत से बहस करने लगा। वो बार बार अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर हमें मॉरली गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रही थी। हम उसकी मेंटल कंडीशन पर सवाल उठा रहे थे और बात बात में उसके होने वाले बच्चे के बाप तक का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो बहस में हारने लगी तो उसने तुरंत अपने घर वालों को बुला लिया।
बुढ़िया ने दावा किया कि उसका होने वाला पोता किसी बड़े खानदान से है और हमें नीचा दिखाने लगी। फिर वो लोग चिल्लाकर पड़ोसियों को इकट्ठा करने लगे ताकि भीड़ के प्रेशर में हम पीछे हट जाए। काफी देर तक दोनों तरफ से बराबर की टक्कर चलती रही। फिर मैंने अपना फोन निकाल लिया। मैंने धमकी दी, अगर तुम लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, या तो यहां से निकल जाओ या फिर तुम्हारे खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस की रिपोर्ट करूंगा। मुझे लगा इससे वो डर जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। सीरियसली, क्या ये कभी खत्म भी होगा? मेरा दोस्त गुस्से में दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही उसकी आवाज बदल गई, पुलिस पुलिस आ गई। मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। क्या मैंने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं इतना भी नशे में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस ऑफिसर के पीछे चमकता हुआ गंजा सर देखा, मुझे सब समझ आ गया। ऑफिसर, ये लोग हैं, रात के बीच में हंगामा कर रहे हैं। गंजा आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी बीवी अपना पेट पकड़कर ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे अभी इसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला हो। ऑफिसर, ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती, इन्हें अरेस्ट कीजिए। गंजा आदमी भी तुरंत शिकायत करने लगा। हाँ ऑफिसर, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, इनका शोर बहुत परेशान करता है। ये पुरानी बिल्डिंग है, हॉलवे में सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं है और इनके घर में इतने सारे लोग जमा हैं। सच कहूं तो जो वो कह रहा था कुछ हद तक सही भी लग रहा था। इसीलिए मुझे पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ा और स्टेटमेंट देनी पड़ी। स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस ने हमें सावधान रहने की सलाह दी और चली गई। पुलिस के जाते ही गंजे आदमी के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। हाँ हाँ, क्या हुआ, अब भी मारोगे? तुम लोगों को परेशान करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं उस घटिया आदमी से और बात नहीं करना चाहता था। मैं दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद पुलिस फिर से आ गई। कॉमरेड्स, हम पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। मेरा मूड अभी थोड़ा ठीक हुआ ही था कि मेरे दोस्त की नजर दरवाजे के बाहर खड़े उस गंजे आदमी पर पड़ी। वो इतना गुस्से में आ गया कि टेबल से एक बोल उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि वो गंजा आदमी असली में डरपोक था। जैसे ही उसने देखा कि लड़ाई हो सकती है, उसने तुरंत अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बूढ़ी मां को अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ प्रेग्नेंट औरत थी, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत। ऐसे लोगों को छूना भी मुसीबत को दावत देने जैसा था। अगर उन्हें जरा सी भी चोट लग जाती तो मेरी जिंदगी भर की परेशानी शुरू हो सकती थी। मुझे डर था कि मेरा दोस्त गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। छोड़ो, उसे जो करना है करने दो। मुझे पता है ये गंजा आदमी जानबूझकर हमें भड़का रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी इंसान पूरा दिन वही खड़ा नहीं रह सकता। मैं पहले ही उसके जाल में 3 बार फंस चुका था। इस बार मैंने दरवाजा बंद किया और कोने में कैमरा लगा दिया। हम फिर से खाना खाने लगे, लेकिन इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। बाहर गंजा आदमी कुछ बड़बड़ कर रहा था। आधे घंटे से भी कम वक्त बीता था कि पुलिस फिर आ गई। मैंने दरवाजा खोला तो वही 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। इस बार उनके चेहरे काफी सख्त लग रहे थे। ये तीसरी बार है किसी ने फिर कंप्लेंट की है, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा। साफ दिख रहा था कि पुलिस भी इस तरह के रिपीट ऑफेंडर्स से तंग आ चुकी थी। ऑफिसर, 1 मिनट, मैंने पहले से तैयार रखा हुआ वीडियो कैमरा निकाला। ये फुटेज है जो आपके जाने के बाद हमारे घर के अंदर रिकॉर्ड हुई थी। मैंने कैमरा पुलिस को दे दिया। गंजे आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर गालियां देनी शुरू कर दी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? खाना खाते वक्त भी रिकॉर्डिंग करते हो? पुलिस ऑफिसर वीडियो देखते देखते और ज्यादा सीरियस होता गया। मैंने मौका देखकर कहा, देखिए ऑफिसर, हम तो बस खाना खा रहे थे। असल में रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब कोई जानबूझकर झूठी रिपोर्ट करके पुलिस का वक्त बर्बाद करे तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे यह बर्दाश्त नहीं था। फिर भी उस गंजे आदमी की हिम्मत देखो। वो बोला, मैं बस कह दूंगा कि मुझे गलत सुनाई दिया था। मैंने आंखें घुमाई और बड़े प्यार से समझाया, पब्लिक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट लॉ के मुताबिक झूठी रिपोर्ट करने पर 5 से 10 दिन की डिटेंशन हो सकती है। बकवास, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, और 500 युआन का फाइन भी लग सकता है। मैं पहले सर्विस इंडस्ट्री में काम करता था और लोगों को गुस्सा दिलाने में काफी एक्सपर्ट था। मेरी बात खत्म होते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो सीधा मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो भूल गया था कि पुलिस ऑफिसर्स उसके बिल्कुल पास खड़े थे। 2-3 जोर की आवाजें आई और अगले ही पल वो जमीन पर दबा दिया गया। उसकी मां और प्रेग्नेंट बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी और पुलिस वालों पर टूट पड़ी। वो पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पकड़कर खींचने लगी। तुम लोगों को किसने हक दिया हमारे आदमी को पकड़ने का? देखना, मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी। किसी ने थककर कहा, प्रेग्नेंट औरत के साथ पुलिस भी क्या करे, इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। दोनों तरफ से तनाव बना हुआ था। मैं दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर तमाशा देख रहा था, लेकिन अचानक वो औरत अपना सारा गुस्सा मेरी तरफ ले आई। सब तुम्हारी गलती है, हम पड़ोसी हैं, अगर मैं तुम्हारे घर का खाना खा लूं तो क्या बुरा है? ऊपर से तुमने पुलिस बुलाकर मेरे हस्बैंड को अरेस्ट भी करवा दिया। मैंने मुंह में रखे सनफ्लावर सीड्स के छिलके थूके और बड़े गंभीर अंदाज में कहा, पुलिस यहीं खड़ी है, संभल कर बात करो। तुम्हारे हस्बैंड ने जो झूठी कंप्लेंट की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रेग्नेंट औरत एक पल के लिए रुक गई, फिर अचानक उसने पास खड़े पुलिस ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम लोग नकली पुलिस हो? वो चिंगाई। रुको, मैं अभी असली पुलिस को बुलाती हूँ और तुम सब फेक ऑफिसर्स को गिरफ्तार करवाती हूँ। उसने सिर्फ फेक पुलिस शब्द सुना था और बिना सोचे समझे बकवास किए जा रही थी। तभी बुढ़िया भी भागती हुई बाहर आई और सीधा पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश करने लगी। छोटा कुत्ता भी वहीं भौंक रहा था। पूरा कॉरिडोर ऐसा लग रहा था जैसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा हो। हंगामा रात देर तक चलता रहा। आखिरकार मामला किसी तरह कंट्रोल हुआ। गंजा आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। बुढ़िया को भी साथ ले जाया गया। उस पर पुलिस ऑफिसर पर हमला करने और पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का केस बना। अब उस फैमिली के 3 में से 2 लोग जेल पहुंच चुके थे। बच गए थे बस 1 और आधा। दुर्भाग्य से बुढ़िया की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उसे डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता था। उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया।
आखिरकार बिल्डिंग में थोड़ी शांति लौट आई। मैंने अपने दोस्तों को विदा किया, कमरा साफ किया और सो गया। मुझे लगा अभी तो आंख बंद की थी कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज ने मुझे जगा दिया। मजाक है क्या? क्या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? मैं गुस्से में बेडरूम से बाहर निकला, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नॉक मेरे दरवाजे पर नहीं हो रही थी, वो तो पड़ोस वाले फ्लैट का दरवाजा पीटा जा रहा था। मैंने फोन देखा, 4:50 AM, अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे। ये हो क्या रहा था? मैंने अपना दरवाजा हल्का सा खोला और झांक कर देखा। वही बुढ़िया पड़ोस के फ्लैट के सामने खड़ी थी और लगातार गालियां दे रही थी। दिन के उजाले में दरवाजा क्यों बंद है? टाइम देखा है? उठो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तब मैंने पड़ोस वाले फ्लैट में एक जवान लड़की को रहते देखा था। क्या वो भी इस पागल फैमिली का शिकार बन गई थी? और फिर अगले ही पल मुझे उस लड़की की हिचकिचाती हुई आवाज सुनाई दी, आंटी मैं अभी अभी नाइट शिफ्ट से घर वापस आई हूं और फिर सो गई थी। नाइट शिफ्ट? बुढ़िया ने तीखी नजर से उसे देखा और बदतमीजी से बोली, कौन सी नाइट शिफ्ट? बाहर कोई गलत काम तो नहीं करती हो? आजकल की लड़कियां कितनी बेशर्म हो गई हैं, ऐसी गंदी हरकतें करने बाहर जाती हो? ये कहकर बुढ़िया ने थूक दिया जो लगभग लड़की के चेहरे पर गिरने वाला था। लड़की घबराकर पीछे हट गई, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। आप मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? आपको हुआ क्या है? लड़की की आंखों में आंसू आने वाले थे। मुझे समझ आ गया कि अब चुप रहना ठीक नहीं होगा। अरे ओए घुंघराले बालों वाली बुढ़िया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? इंसान को सोने भी नहीं दोगी क्या? किसी को अपने ऊपर चिल्लाते सुनते ही बुढ़िया पलटकर मुझे घूरने लगी। कौन है तुम? फिर आ गए बदतमीज लड़के। वो मुझे उंगली दिखा दिखाकर गालियां देने लगी, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर मेरे मसल सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी बने थे। मैं आराम से उसके पास गया और उसे इग्नोर करते हुए सीधा उस लड़की की तरफ देखा। तुम नाइट शिफ्ट करके आई हो ना, तो सो क्यों नहीं रही? इस पागल कुत्ते से बहस क्यों कर रही हो? जाओ अंदर जाकर आराम करो। ये कहकर मैंने उस लड़की को धीरे से घर के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया घबरा गई। अरे अरे, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तुम बदमाश, मैं तुमसे लड़ूंगी। बुढ़िया ने अपनी स्लीव्स चढ़ा ली और तब मैंने बिना एक सेकंड सोचे सीधा जमीन पर छलांग लगा दी। अपना सीना पकड़ा, आंखें बंद कर ली, जमीन पर लौटने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, अयो, आउच, बचाओ। ये पूरा परफॉर्मेंस मैंने इतनी प्रैक्टिस के साथ किया जैसे रोज का काम हो। बुढ़िया वहीं जम गई। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे उसने भूत देख लिया हो। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसकी ही चाल उसके खिलाफ इतनी परफेक्शन के साथ यूज करेगा। काफी देर तक वो बस मुझे घूरती रही, फिर हकलाते हुए बोली, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आलस से एक हाथ के सहारे उठकर बैठ गया। अच्छा, तो क्या तुम भी मेरे साथ यहीं लेटना चाहती हो? बुढ़िया का चेहरा काला पड़ गया। उसने जोर से नाक से आवाज निकाली, अपना कुत्ता उठाया और गुस्से में चलती बनी। डन। मैं खड़ा हुआ, कपड़ों की धूल झाड़ी। तभी पड़ोस वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। वही जवान लड़की बाहर आई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे सच में समझ नहीं आता क्या करती। मैंने हाथ हिला दिया। अरे हम सब पड़ोसी हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। फिर उसने अपना फोन निकाला और मुझे वीचैट पर ऐड करने को कहा। मैंने मना नहीं किया। मैंने उसे बता दिया कि वो पागल फैमिली अगर फिर से तंग करे तो सीधा मुझे कांटेक्ट करे। ये कहने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से न्याय और धर्म की रोशनी निकलकर पूरी अंधेरी स्टेयरवेल को रोशन कर रही हो। घर लौटकर मैंने फ्रिज खोला और मेरा सर दर्द से धड़कने लगा। कल रात मेरे दोस्तों का पेट ही नहीं भरा था। उन्होंने फ्रिज का लगभग हर सामान साफ कर दिया था, एक लेटस का पत्ता तक नहीं छोड़ा। जो मिला धोकर खा गए। अब फ्रिज में सिर्फ कुछ हरी मिर्च बची थी। मजबूरन मुझे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पड़ा और डेस्क पर बैठकर काम करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मैंने फोन देखा। डिलीवरी स्टेटस में लिखा था कि खाना डिलीवर हो चुका है। डिलीवरी वाले ने कॉल क्यों नहीं किया? मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई डिलीवरी राइडर्स जल्दी में होते हैं और सीधा दरवाजे पर पैकेट लटकाकर चले जाते हैं। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कुछ भी नहीं था। मैं एकदम सन्न रह गया। मैंने तुरंत डिलीवरी राइडर को कॉल किया, भाई मेरा खाना कहां है? राइडर ने सीधा जवाब दिया, आपकी वाइफ ले गई। मैं हैरान रह गया, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वाइफ कहां से आ गई? जैसे ही मैं उससे बहस करने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, भाई जिस वाइफ की तुम बात कर रहे हो, क्या उसका पेट बहुत बड़ा है, नाक थोड़ी गोल है और चेहरे पर फ्रेकल्स है? बिल्कुल बिल्कुल वही। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, बस इतना कह रहा हूं कि उनकी भूख बहुत अच्छी है। मेरी तो। मैंने गुस्से में फोन काट दिया। उनके घर जाकर हंगामा करने का कोई फायदा नहीं था। स्टेयरवेल में कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। वो लोग कभी मानेंगे भी नहीं कि खाना उन्होंने लिया है। भूख से मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। आखिर मुझे नीचे जाकर कुछ स्टीम्ड बन्स खरीदने पड़े ताकि पेट भर सकूं। दोपहर में मैंने जानबूझकर पीक लंच आवर अवॉइड किया। सोचा 2 बजे के आसपास ऑर्डर करूंगा तो शायद उन पागलों से बच जाऊंगा। लेकिन वो लोग मुझसे भी ज्यादा चालाक निकले। बुढ़िया नीचे ही डिलीवरी राइडर्स का इंतजार कर रही थी। वो हर डिलीवरी राइडर से पूछती कि किस फ्लोर पर डिलीवरी देनी है, और जैसे ही उसे पता चलता कि ऑर्डर मेरा है, वो मेरा लंच छीन लेती। जब मैं भागते हुए नीचे पहुंचा, बुढ़िया अभी भी मेरा रोस्ट डक वाला पार्सल हाथ में पकड़े खड़ी थी। डिलीवरी वाला हंसकर बोला, अरे भाई आंटी कह रही थी कि उन्हें भी रोस्ट डक टेस्ट करना है। मैं हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ अच्छे से खाओ, बस गले में अटक ना जाए। बुढ़िया मेरी बात सुनकर और जोर से गालियां देने लगी। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान आया। खाना इतना पसंद है, ठीक है पेट भर के खिलाता हूं। घर लौटकर मैंने डिलीवरी ऐप खोला।
इस बार मैंने जानबूझकर ऐसे रेस्टोरेंट्स चुने जिनके नाम बहुत फैंसी थे लेकिन रेटिंग्स बहुत ही घटिया थीं। रिव्यूज चेक किए, फोटोज देखे, फैंसी पैकेजिंग चेक, अननोन ड्रिंक्स चेक, काले प्लास्टिक के स्पून्स चेक, सब क्राइटेरिया परफेक्ट थे। शाम को मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग देखकर ऑर्डर प्लेस कर दिया और उम्मीद के मुताबिक मेरा ऑर्डर फिर से मेरी बीवी ले गई। रात को मेरे दरवाजे पर जोर जोर से थप्पड़ पड़ने लगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, 603, जल्दी दरवाजा खोलो। वो खसखराश भरी आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया कौन है। मैं आराम से दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। बुढ़िया तुरंत मेरी तरफ झपटी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर कहा, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। बुढ़िया तुरंत रुक गई। शायद उसे सुबह वाला ड्रामा याद आ गया था। अब उसे मुझे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस खड़ी खड़ी गालियां देने लगी। तुम बेशरम, तुमने जानबूझकर मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या हुआ? बुढ़िया गरज कर बोली, वो घटिया टेकआउट मैं और मेरी बहू ने खाया और पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाते रहे। इसका पैसा तुम भरोगे। मैंने अचानक जैसे सब समझ गया हूं वैसे एक्टिंग की। अच्छा, मेरा टेकआउट? वैसे तुमने मेरा टेकआउट खाया कैसे? बुढ़िया एक पल के लिए चुप हो गई। उसके पास इसका जवाब नहीं था। काफी देर तक खड़े रहने के बाद वो बस इतना बोली, रुक जा, मैं देख लूंगी तुझे, और गुस्से में वापस घर चली गई। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। अंदर जाकर उस रेस्टोरेंट को सीधा 5 स्टार रिव्यू दे दिया। फास्ट डिलीवरी, जबरदस्त रिजल्ट और ईमानदार मर्चेंट। अगली सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो दरवाजे के सामने 2 ढेर कुत्ते की पॉटी पड़ी हुई थी। साथ ही फ्लोर पर एक गीला सा दाग भी था। ये किसने किया था ये समझने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं थी। मैंने आराम से वो पॉटी प्लास्टिक बैग में डाली, फिर बड़े प्यार से उनके घर के बाहर रखी चप्पलों के अंदर भर दी। उसके बाद मैंने बेल्ट ढीली की और उनके दरवाजे के पास ही अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया वॉक करके वापस आई। उसने मुझे देखा, कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने अचानक नाक सिकोड़ ली। ये कैसी स्मेल है? ये कैसी स्मेल है? तुम्हें खुद नहीं पता? बुढ़िया के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आया। शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर अंदर चली गई। आज चप्पल थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे लोग कहते हैं ना, पॉटी पर पैर पड़ गया। बुढ़िया ने 2-3 बार पैर पटके, पॉटी वाली फीलिंग कम हुई। अब एक चिपचिपा सा एहसास हो रहा था। अजीब है, वो बड़बड़ाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया, सीधा घर के अंदर भागा और हंस हंस कर लोटपोट हो गया। दोपहर को उनके घर से एक तेज चीख सुनाई दी, माँ, आपके पैरों में क्या लगा हुआ है? मुझे क्या पता, जरा दिखाइए। अरे, उस कमीने ने मेरी चप्पल में पॉटी भर दी है, बदबू आ रही है, इसे साफ करो। मैं दरवाजे के पास खड़ा उनकी उल्टियों और चीखों की आवाज सुन रहा था, और सच कहूं, मुझे काफी सुकून मिल रहा था। बाद में मेरी पड़ोस वाली लड़की से बात हुई, तब मुझे पता चला कि ये फैमिली पूरे एरिया में अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर थी। एलिवेटर में फ्री मील नोटिस लगाना तो उनकी पागलपंती का सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। जब वो कपल नया नया शादी करके आया था, तब वो हर घर का दरवाजा खटखटाते थे। लोग समझते थे कि शायद वेडिंग स्वीट्स बांट रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग वेडिंग गिफ्ट के नाम पर कैश मांगते थे। और अगर कोई पैसे देने से मना कर देता तो बुढ़िया उसके दरवाजे के सामने कचरा और कुत्ते की पॉटी फेंक देती थी। और ये तो उनकी सबसे छोटी हरकत थी। लड़की ने आगे बताया, जब मैं यहां शिफ्ट हुई थी, वो आदमी मुझे रोज डिनर के लिए बुलाता था। मैंने मना कर दिया तो उसकी बीवी मेरे ऑफिस आ गई और मुझ पर उसके हस्बैंड को फंसाने का इल्जाम लगाने लगी। मैं कितनी बार समझा चुकी हूं, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं होता। मैं हंस पड़ा। चिंता मत करो, मेरा नाम है स्कम बैग टर्मिनेटर। मैं पक्का इस फैमिली को सबक सिखाऊंगा। लड़की थोड़ी परेशान लग रही थी। भैया, थोड़ा संभल कर, मैंने सुना है वो आदमी अभी अभी जेल से बाहर आया है, वो आसान आदमी नहीं है। मैंने कंधे उचका दिए। तो क्या हुआ अगर जेल से बाहर आया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं उसे जेल भेज चुका हूं। वो बस एक डरपोक आदमी है जो सिर्फ कमजोर लोगों को डराता है। कुछ दिन बाद गंजा आदमी जेल से बाहर आ गया और आते ही बदला लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके तरीके काफी बच्चाना थे। वो बस मेरे घर के सामने कचरा फेंकता था, ज्यादातर किचन के बचे हुए लेफ्टओवर्स और यूज किया हुआ टॉयलेट पेपर। कुछ पतला, कुछ मोटा, सब आपस में चिपका हुआ। ये सब देखकर मेरी आंखों में जलन होने लगी और आंसू तक आ गए। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मेरी नजर फ्लैट 601 के बाहर रखे कुत्ते के पिंजरे पर पड़ी। जब से बुढ़िया ने पॉटी वाली चप्पल पहनी थी, बेचारा कुत्ता बाहर ही बंद रखा जा रहा था। वो पूरी रात भौंकता रहता और सबकी नींद खराब करता। लेकिन यह फैमिली पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मैं धीरे से मुस्कुराया, ग्लव्स पहने और उनके फेंके हुए सारे लेफ्टओवर्स और गंदगी इकट्ठा करके सीधा कुत्ते के फूड बोल में डाल दिया। लेपर्ड अपने धब्बे नहीं बदल सकता, बिल्कुल सही कहा गया है। कुत्ता तुरंत बोल साफ कर गया। मैं तो लगभग ताली बजा देता, शाबाश बेटा। मैंने ये काम कई दिन तक रिपीट किया। धीरे धीरे फ्लैट 601 वालों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। पहली बात, मैं बहुत शांत था। इतना कचरा मेरे दरवाजे पर फेंकने के बाद भी मैंने एक बार भी शिकायत नहीं की। दूसरी बात, बुढ़िया ने नोटिस किया कि उसका लाडला कुत्ता अपना रेगुलर खाना खाना बंद कर चुका था। फूड बोल हमेशा भरा रहता। अयो, मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा? बुढ़िया ने प्यार से कहा और कुत्ते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। कुत्ता खुशी से पागल हो गया। वो लगातार बुढ़िया का चेहरा चाटने लगा। मैं ये तमाशा देख रहा था। सच कहूं तो मुझे उल्टी सी आने लगी, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें माफ कर देना मुझे मंजूर नहीं था।
अगली सुबह मैंने हमेशा की तरह कुत्ते का स्पेशल मिक्स्ड मील तैयार किया और सीधा गांव की तरफ निकल गया, वहां के लोगों से ताजा खाद यानी फार्म मन्योर खरीदने। अरे वाह, इतनी ज्यादा क्यों चाहिए? एक बुजुर्ग किसान हैरान हो गया जब मैंने उससे 20 जिन यानी लगभग 10 किलो मांगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर में 3 अजीब प्राणी रहते हैं, उन्हें बहुत खाद चाहिए। बुजुर्ग को अजीब प्राणी का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो काफी उत्साहित हो गया। उसने तुरंत बाजू चढ़ाई और गांव के पब्लिक टॉयलेट की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद 2 बड़े बड़े बकेट्स भरकर आ गए, बिल्कुल ताजा माल। मैं पूरी तैयारी के साथ घर लौट आया, टाइमिंग चेक की और सीधा फ्लैट 601 के दरवाजे पर पहुंच गया। काम शुरू करने से पहले मैंने पड़ोस वाली लड़की को मैसेज भेजा, आज घर से मत निकलना, बाहर बायोलॉजिकल वेपन तैनात है, कहीं कोलैटरल डैमेज का शिकार मत हो जाना। सब तैयार? मैंने बकेट खोला, एक इतनी तेज बदबू निकली कि मेरी सांस ही रुक गई। मैंने तुरंत एक और मास्क पहन लिया, फिर मॉप उठाया। जैसे लोग कहते हैं, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ सिंपल कुकिंग की जरूरत होती है। मैंने मॉप को बकेट में डुबोया, ध्यान रखा कि हर एक स्ट्रिप अच्छी तरह गीली हो, फिर बड़े प्यार और लगन से पूरे दरवाजे के फ्रेम पर उसका कोटिंग कर दिया, कहीं कोई कोना खाली नहीं छोड़ा। उसके बाद बचा हुआ सारा मटेरियल दरवाजे के पास रखे शू रैक, चप्पलों और स्टोरेज कैबिनेट पर इवनली स्प्रेड कर दिया। मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि मुझे पास खड़े कुत्ते की हरकतें भी नजर आ रही थीं। वो लालच में पैर पटक रहा था, कभी कभी भौंक भी देता था, जैसे मुझे डांट रहा हो, इतना अच्छा खाना बर्बाद क्यों कर रहा है? मैंने बड़ी दरियादिली दिखाई, एक चम्मच भरकर उसके सामने रख दिया और तुरंत उसका मुंह बंद हो गया। काम खत्म होने के बाद मैं खड़ा हुआ, अपनी मास्टरपीस को एडमायर किया, एक फोटो खींची और खुशी खुशी घर लौट आया। मैं सोच रहा था, जब फ्लैट 601 वाले मेरी इतनी मेहनत से तैयार की गई दावत देखेंगे तो क्या वो इमोशनल होकर रो पड़ेंगे। मैंने तुरंत इसकी फोटो बिल्डिंग के ग्रुप चैट में डाल दी। बस फिर क्या था, 3 मिनट के अंदर ग्रुप फट पड़ा। साला भाई रुक जा, मैं खाना खा रहा था, ये फ्लैट 601 है क्या? वाह, क्या इंटीरियर डेकोरेशन है। वैसे भी मैं शिफ्ट होने वाले दिन ही उन लोगों को ओनर्स ग्रुप से निकलवा चुका था। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली लड़की का मैसेज आया, भैया ये तो हद हो गई। मैंने तुरंत सफाई दी, गलत मत समझना, मैं वैसे वाला इंसान नहीं हूं। हम चैट कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी, ये कैसी बदबू है? हस्बैंड, ये तो हमारा घर है। अरे माँ, आप क्या खा रही हैं? बुढ़िया चीख रही थी, शायद उसे अचानक कुछ समझ आ गया था और फिर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। मैंने दरवाजा खोला, पूरा परिवार उल्टी करते हुए नजर आया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, तुम लोग कब रुकोगे? खाना है तो चुपचाप घर के अंदर खाओ, कितने गंदे हो तुम लोग। गंजा आदमी गुस्से से लाल हो गया, उसने मेरी तरफ उंगली दिखाई और गरजा, कमीने, ये सब तूने किया है ना? मैं बिल्कुल शांत खड़ा उसे देख रहा था। वो कमर पकड़कर उल्टी कर रहा था। मैंने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ठीक किया, मेरा चेहरा 3 मास्क से ढका हुआ था। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, सबूत के बिना कुछ मत बोलो, वरना मैं तुम पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। गंजा आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैं जो बोल रहा हूं वही सबूत है। यह कहकर उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो सामने उल्टियों का ढेर और बदबू से भरा दरवाजा देखकर वो भी हैरान रह गई। गंजा आदमी और उसका पूरा परिवार पुलिस की तरफ ऐसे भागा जैसे कोई देवता आ गया हो, रोते चिल्लाते शिकायत करते। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उनके हाथ अभी भी उल्टी से भरे हुए थे। लेकिन पुलिस सिर्फ रोना धोना देखकर फैसला नहीं करती, उन्हें सबूत चाहिए होते हैं, और उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करके चली गई। जाते जाते वो फैमिली मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। मैं बस हल्का सा खांसा, बिल्कुल शांत रहा और आराम से घर लौटकर लंबा शावर ले लिया। मैं तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए वहां खड़ा था और मुझसे भी बदबू आने लगी। क्या मनहूस दिन है। सच कहूं तो वो फैमिली काफी एफिशिएंट निकली। अगली सुबह जब मैं कचरा फेंकने बाहर निकला तो देखा कि उन्होंने पूरा दरवाजा साफ कर दिया था। दरवाजे के पास वाला शू रैक भी गायब था। हालांकि बदबू अभी भी हवा में मौजूद थी, फिर भी मुझे अंदर से सुकून मिला। एक और दिन किसी को सुधारने में सफल रहा। सच में मैं कितना नेक इंसान हूं। इस बीच जो फोटो मैंने ग्रुप चैट में डाली थी वो पूरे मोहल्ला में वायरल हो गई। नीचे चेस खेलने वाले बुढ़े तक मुझे देखकर सिगरेट ऑफर करते, थम्स अप दिखाते हुए कहते, बेटा असली आदमी तो तुम हो। मैं शराफत से मुस्कुराता और कहता, बस जनता की सेवा कर रहा हूं। अगले कुछ दिन तक फ्लैट 601 वाली फैमिली बहुत सीधी बनी रही। वो लगभग मुझे देखते ही रास्ता बदल लेती थी। मैं काफी खुश था, लेकिन जिंदगी में मुसीबत बिना बुलाए आ ही जाती है, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं। एक दिन कुछ दोस्त बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाने आ गए। ये पुरानी कॉलोनी थी, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी थी। बास्केटबॉल कोर्ट भी था, थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन स्ट्रीट कोर्ट पर खड़े होकर दूसरों को देखने से तो बेहतर ही था। हम सब बड़े जोश में कोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन वार्म अप भी शुरू नहीं हुआ था कि एक ग्रुप बुढ़िया स्पीकर घसीटते हुए आ पहुंची। और सबसे आगे कौन? फ्लैट 601 वाली बुढ़िया। हट जाओ, ये हमारा डांस एरिया है। मेरा दोस्त तुरंत भड़क गया, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, डांस फ्लोर नहीं। लेकिन बुढ़िया हमेशा की तरह बदतमीज थी। वो चिल्लाई, तो क्या हुआ, तुम लोग ही यहाँ के मालिक हो क्या? मेरा दोस्त और गुस्से में आ गया। मैं भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सामने इतनी सारी आंटीज थीं कि मैंने सोचा छोड़ो। हम जाने ही वाले थे कि अचानक उन्हीं आंटीज में से एक शरीफ सी दिखने वाली बुजुर्ग औरत बोली, गिलान, हम लोग तो गेट के पास खुली जगह में डांस करते हैं ना, फिर यहाँ क्यों आई हो? दूसरी आंटीज भी बोल पड़ी, हाँ बेचारे यंग लोग एक्सरसाइज करने आए हैं, उन्हें तंग मत करो, क्या बच्चा है अभी। मैं लगभग 30 साल का था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बच्चा कहा था। थोड़ी शर्म सी आ गई।
लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। बुढ़िया जानबूझकर हमें टारगेट कर रही थी। अगर ऐसा था तो फिर उसे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं रुकना, और सीधा घर भागकर अपना ब्लूटूथ स्पीकर ले आया। जैसे ही बुढ़िया डांस शुरू करने वाली थी, मैंने स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया और लॉस्ट रिवर चला दिया। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। जैसे ही वो उदास, भूतिया और आधी मरी सी आवाज स्पीकर से निकली, बुढ़िया का पूरा बदन कांप गया। वो गुस्से में बोली, आप क्या नौटंकी कर रहे हो? बूढ़ों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता? ये बकवास आवाज तुरंत बंद करो। मैंने कंधे उचका दिए। मैं तो बस म्यूजिक सुन रहा हूं, पब्लिक प्लेस है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बुढ़िया गुस्से से फटने वाली थी। उसने सोचा था इतनी सारी आंटीज साथ हैं तो मुझे दबा देगी, लेकिन बाकी आंटीज चुपचाप बैठी सनफ्लावर सीड्स खा रही थी। कोई उसकी साइड लेने नहीं आया। इसे कहते हैं न पॉपुलैरिटी न सपोर्ट। आखिर में बुढ़िया को चुपचाप वहां से निकलना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बास्केटबॉल खेलने के बाद मैं सुपरमार्केट गया ग्रोसरीज खरीदने। आखिर अब हम दोनों फैमिलीज की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे डिलीवरी फूड पर भरोसा नहीं रहा। क्या पता कब खाने में कुछ मिला दे। खुद खाना बनाना ही सेफ था। लेकिन जब मैं शॉपिंग करके वापस आया तो देखा कि मेरा पार्किंग स्पॉट किसी और ने घेर रखा था। मेरे पार्किंग स्पॉट में एक बहुत पुरानी ऑल्टो खड़ी थी। उसके सामने मेरी मर्सिडीज भी खास नहीं लग रही थी। कार ओनर ने फोन नंबर भी नहीं छोड़ा था। मैंने फोटो खींची और सोसाइटी ग्रुप में डाल दी। ये कार किसकी है जो मेरे पार्किंग स्पॉट में खड़ी है? प्लीज हटा दीजिए। तुरंत किसी ने मुझे टैग करके रिप्लाई किया, पूछो मत, तुम्हारे पड़ोस वाले गंजे आदमी की है। ये पहली बार नहीं था। वो कमीना कई बार मेरा पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई कर चुका था। पूरा बदतमीज आदमी था। कितना भी समझाओ, कार हटाता ही नहीं था। नीचे वाले वो बुढ़े अंकल जो मुझे सिगरेट देते थे, उन्होंने भी ग्रुप में लिखा, बेटा छोड़ दो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सोचा, सब्र? मेरी जूती। मैं सीधा मार्केट गया। वहां से ढेर सारे सेफ्टी नेल्स खरीदे। फिर उन्हें अपने पार्किंग स्पॉट के आसपास वेल्ड कर दिया। उसके बाद कुछ रोड ब्लॉक्स खरीदे। हर एक में कंक्रीट भर दिया और उन्हें कार के सामने रख दिया। हार्डवेयर स्टोर से ये सब मिलाकर सिर्फ लगभग 300 युआन का सामान आया था। लेकिन मैंने 8000 युआन देकर इनवॉइस बनवा ली और प्रॉपर बिल भी ले लिया। उसके बाद मैंने एक कैन हेरिंग फिश खरीदी। जब मैंने कैन खोला तो मुझे लगा मेरी परदादी सामने खड़ी नाक पकड़कर मुझे देख रही हैं। बदबू इतनी खतरनाक थी। मैंने आराम से उसका ब्रॉथ कार के एसी वेंट में डाल दिया। जाते जाते विंडशील्ड पर थोड़ा इंजन ऑयल भी गिरा दिया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। अगली सुबह गंजा आदमी पागल की तरह मेरे पास आया। तुम मरना चाहते हो क्या? किसने कहा था ये सब मेरे कार के आसपास लगाने को? अभी के अभी हटाओ। मैंने जोर की जम्हाई ली। ये मेरा पार्किंग स्पॉट है, मैं जो चाहूं करूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? गंजा आदमी गुस्से से दांत पीसने लगा। ठीक है, रुक जा, देखता हूं तुझे। वो तुरंत टूल्स ले आया और खुद ही सब तोड़ना शुरू कर दिया। मैं साइड में सनफ्लावर सीड्स खा रहा था और बड़े प्यार से याद दिलाया, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तोड़ोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। वो चिल्लाया, मैं दे दूंगा। जब उसे समझ नहीं आई तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जब पहुंची तब तक वो जमीन से कई ट्रायंगुलर नेल्स निकाल चुका था। पुलिस को देखते ही उल्टा वो शिकायत करने लगा, ऑफिसर देखिए, इस कमीने में मेरी कार के चारों तरफ कील और कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दिए हैं। क्या ये जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा? मैंने बिना एक शब्द वेस्ट किए सीधा पार्किंग स्पॉट का परचेज कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। ऑफिसर, ये पार्किंग स्पॉट मेरा है। मैं इसमें कील लगाता हूं या फूल उगाता हूं, किसी और को क्या? जब तक मैं यहां घर नहीं बना रहा, किसी का कोई लेना देना नहीं। पुलिस ने सर हिलाकर मेरी बात मान ली। फिर गंजे आदमी को वार्निंग दी, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नुकसान पहुंचाया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब गंजे आदमी की सारी हवा निकल गई। वो तुरंत नरम पड़ गया, माफी मांगने लगा। कभी आपका पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दो। मैंने शांति से कहा, मैंने इन नेल्स और ब्लॉक्स पर 8000 युआन खर्च किए हैं। तुमने काफी तोड़ दिए, 10,000 युआन दे दो, मामला खत्म। गंजा आदमी तुरंत उछल पड़ा, ये तो एक्सटॉर्शन है। ऑफिसर, कुछ बोलेंगे आप? पुलिस कुछ कहते उससे पहले ही मैंने इनवॉइस निकाल दिया। सफेद कागज पर काली स्याही, सब कुछ लिखा हुआ था। गंजा आदमी बिल्कुल सन्न रह गया। आखिर पुलिस की मीडिएशन के बाद उसने मजबूरन 10,000 युआन भर दिए। उसके बाद उसने खुद ही सारे ऑब्स्टिकल्स हटाए। वो मुश्किल से कार में बैठा ही था कि इंजन स्टार्ट करते ही फिर से बाहर कूद गया। सीधा एक कोने में बैठकर उल्टियां करने लगा। तुमने मेरी कार में क्या डाला है? मैंने कंधे उचका दिए। मैंने कुछ नहीं किया। शायद जो बदबू आ रही है वो इंसानियत की बदबू है। गंजा आदमी गुस्से से फटने वाला था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। इस बार भी जीत मेरी हुई। उस घटना के बाद वो फैमिली बहुत शांत हो गई। कोई सीधा पंगा लेना बंद कर दिया, लेकिन छुपकर कचरा फेंकना जारी रखा। मुझे पता था कि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ मुझसे डर गए थे। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो पूरी तरह कॉलोनी छोड़कर चले जाएं। एक दिन मैं पड़ोस वाली लड़की से बात कर रहा था, तब उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे एक नया मौका दे दिया। उसने कहा, वो गंजा आदमी बाहर औरतों के साथ घूमता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सच में? इतना बदसूरत और चिपचिपा आदमी, कोई उसमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है? लड़की ने पूरी सर्टेनिटी के साथ कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैंने अपनी नाइट शिफ्ट के बाद खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं चुप हो गया और मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक नया प्लान बनना शुरू हो गया। मुझे अचानक एक बात याद आई। जब मैं पार्किंग स्पॉट में नेल्स लगा रहा था, तब मैंने कार की खिड़की से झांक कर देखा